जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे तुम भी समझ सकते हो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, टू डायमेंशनल पाथ पे सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कैन वी से दैट कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एस्टैब्लिश हुआ। हाँ सर। ठीक है, अगर वो करंट एस्टैब्लिश हुआ ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयर इज करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक बार अगर एक करंट एस्टैब्लिश हो जाए इन सर्कुलर लूप, तो आप वहां से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं। मेन डिस्कशन का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था, हम उससे कन्वर्ट कर दिए आपको कि करंट घूम रहा अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक बार अगर सर्कुलर करंट मिल गया तो तुम सर्कुलर करंट की वजह से जो एग्जिस्टिंग बी फील्ड है वो निकाल सकते हो, सर्कल के सेंटर पे, किसी पॉइंट पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर जो उस सर्कुलर करंट की वजह से जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तुम उस पर चर्चा कर सकते हो। बोलो मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक, तो आज के टॉपिक का मेन थीम यही है, और यही पोर्शन आपका है ना मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में एक छोटा सा बचा हुआ है। देखते हैं इसको आज हम लोग खत्म कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट associated with motion of electron in any circular orbit। देखो इस तरीके से ये हेडिंग धीरे धीरे करके आपके सामने डाला गया है कि अगर आप वर्ड्स को ऊपर कमांड करते हैं तो लगभग इंफॉर्मेशन दे दिया गया जो आज आप पढ़ने वाले। ठीक है, जैसे देखो, मान लो जैसे हम लोगों के पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप ले लीजिए, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अभी जरा सोच के बताइएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब आप बात करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में? नहीं सर। क्यों नहीं कांस्टेंट होता? डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज करता ही, डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। वेरी गुड। और उसके स्पीड के बारे में तुम क्या बोलोगे, बढ़ता है या घटता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे ऐसे कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो मोशन एक्सेलरेटेड है या मतलब यूनिफॉर्म है? सर एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है। कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो उसके सेंटर की तरफ काम करता है और उसके डायरेक्शन को हमेशा सेंटर की तरफ मोड़ता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं होता। ये थोड़ा सा हम सर्कुलर मोशन का बात आपसे कर लिए 11 से रिलेटेड। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है। यह है आपके पास कोई एक nth ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इस nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस nth ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होगा, इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पीड होगा, इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एनर्जी होगा। और ये सब आपके केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन है जो आप डिटेल में अच्छे से पढ़े। फिजिक्स उससे आगे निकलता है। फिजिक्स बोलता है इसके लिए करस्पॉन्डिंग करंट सोचिए। ठीक है, क्या हम टाइम के लिए जब बात करेंगे तो 2πr/v होगा। एक सर्कल रोटेट किया, एक सर्कल में लगने वाला समय है 2πr/v। या अगर तुम चाहो तो क्या इसी को लिख सकते हो 2π/ω। यस सर। ठीक है ना। ये देखो कौन सा फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे ना, ये क्वेश्चन के दिए गए डाटा के हिसाब से होता है। अगर टेंजेंशियल स्पीड दिया है तो 2πr/v लगाओगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है तो 2π/ω लगाओगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है। सो करेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आखिर ये करंट है कितना?
क्या हम इस करंट को लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन हुआ और टाइम में आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन चुन लीजिए। चलिए हम लोग इस इक्वेशन पे काम कर लेते हैं। क्या बोलते हो, फर्स्ट वाला से काम करें या सेकंड वाले से? बोलो जल्दी। सर फर्स्ट वाले से। चलिए फर्स्ट वाले से ही काम करते हैं। 2 पाई आर बाई बी, तो क्या ये हम लोग लिख सकते हैं E इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। मतलब अगर हम आपसे इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो करस्पॉन्डिंग करंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसका वैल्यू आपसे पूछ लें तो आप यूज कर सकते हैं Q बाई टी, एक इक्वेशन चार्ज बाई टाइम, तो E बाई टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, E बाई टी लगा सकते हैं। आप टाइम के लिए 2 पाई आर बाई भी लगा सकते हैं। अगर ओमेगा में डाटा है तो ओमेगा में अगर डाटा है तो क्या हम लोग इसको 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे। देखिए और इक्वेशन, तो E ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी में डाटा है तो क्या E इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा? हाँ सर। यस सर। देखिए अलग अलग इक्वेशंस इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डाटा कैसा, जैसा डाटा रहता है उस हिसाब से आपको इक्वेशंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इतना सारा इक्वेशंस है, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से हम लोग करंट के लिए इसका सिलेक्शन कर लेंगे। चलिए बढ़िया है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, ये करंट हो गया। नाउ बी फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे बी फील्ड का इक्वेशन बोलो तो बी फील्ड का इक्वेशन सेंटर म्यू नॉट एन आई बाई 2r, तो म्यू नॉट आई बाई 2r लिख लो। n स्टैंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स में हम लोग एक टर्न लेके चल रहे हैं ना, 1 लेके चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स के जगह पे 1 हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स के जगह पे 1 हुआ, तो वैसे केस में म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ो। क्या हम लोग इसी इक्वेशन को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2r और आई के जगह पे ऊपर दिया गया कोई भी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डाटा, जैसा इक्वेशन चाहिए डाटा के हिसाब से उसको यूज करो। बिकॉज हम लोग टारगेट रखे थे कि फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं, तो ई बी बाई 2 पाई आर लिख देते हैं। वैसे आप कोई भी चीज लेके आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। 2 ई बी बाई 2 पाई आर आप इसको सेलेक्ट कर लिए। यहाँ तक किसी को डाउट समझने में कहीं कुछ? नो सर। ठीक है, चलो थोड़ा यहीं पे छोटा सा इक्वेशन इसको लेके बढ़ते हैं। तो जो हमारा बी फील्ड सेंटर पे बनेगा वो हो गया म्यू नॉट, ऊपर में ई बी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ई बी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये रहा बी फील्ड। ठीक है, बी फील्ड एट सेंटर, एक इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गया। अब चलो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बिकॉज मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको करस्पॉन्डिंग करंट मान सकते हैं क्लॉकवाइज। इज दिस क्लियर? यस। ठीक, अभी अगर हमारे पास, चलो यहाँ पे देख लो, अगर हम इस लूप का बात करें तो देयर इज अ करंट इन दिस सेंस, क्लॉकवाइज सेंस देयर इज अ करंट। अच्छा, अगर ये करंट है क्लॉकवाइज सेंस पे, तो क्या बोलते हो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? बोर्ड के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड? सर बोर्ड के आउटवर्ड सर। सर इनवर्ट। इनवर्ड ना, ऐसे घुमाओगे अपने फिंगर्स, ऐसे घुमाओगे अपने फिंगर्स को तो थंब अंदर की तरफ जाए, तो ये रहा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड जो अंदर की तरफ जा रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए एक पार्ट ये था बी फील्ड से रिलेटेड। अब आगे है नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप पढ़ रखे हैं, INA, याद आया? यस सर, INA। अब बिकॉज हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम लोग एक टर्न लेंगे तो n के जगह पे 1 लिख दिए। यहाँ पे आप लिख लो ऐसे कि दैट इज m इज इक्वल्स टू IN, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर।
अब आपके पास आई का इक्वेशन क्या है? आई का इक्वेशन है EV बाई 2πr स्क्वायर, 2πr था ना, EV बाई 2πr और साथ में है पाई आर स्क्वायर। अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया EVR बाई 2, करेक्ट है? हाँ सर। EVR बाई 2। लेकिन देखो वेलोसिटी, इस इक्वेशन को अगर तुम यूज करोगे ना तो तुमको अगर हम बोल दे कि इलेक्ट्रॉन है ना फोर्थ ऑर्बिट में है, तो आपको पहले फोर्थ ऑर्बिट के डाटा से वेलोसिटी, फोर्थ ऑर्बिट के डाटा से रेडियस, ये सब निकालना पड़ेगा, बाद में आप इस पे जाएंगे। तो ये इक्वेशन ज्यादा काम का नहीं है। इस इक्वेशन में काम का इसलिए हम बोल रहे नहीं है क्योंकि इसको मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी को निकालना पड़ेगा तो उसको पहले वेलोसिटी, पहले रेडियस, ये सब निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जरा देखो, क्या आप लोग को बोर्ड्स थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट याद है? बोर्ड्स थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्ड्स थ्योरी, बताओ बोर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है जो वो माने थे कि इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा कहां नहीं रहेगा? बोलो बोलो। Angular frequency is integral multiple of h by 2 pi. Very good. Angular momentum, not angular frequency. Angular momentum of electron in any particular orbit is the integral multiple of h by 2 pi. Is this clear? Yes sir. MBR is equals to NH by 2 pi. Is this clear ना? हाँ सर। आप देखो V और R एक साथ इसमें छिपा है, V और R, तो जहां V इंटू R है आप चाहो तो NH by 2 pi m पुट कर सकते हो। जो हम लोगों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो है E by 2 और VR को हम लोग लिख सकते हैं NH by 2 pi m। तो आपके इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया NEH बाई 4 पाई m, NEH बाई 4 पाई m, NEH बाई 4 पाई m। दिस इज द इक्वेशन विच इज मोस्ट सुटेबल टू फाइंड अननोन्स। कारण इसमें बस एक ही चीज चाहिए, ऑर्बिट नंबर पता चल जाए। ऑर्बिट नंबर पता चल गया तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हेल्प से है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। बोलो समझ में आया? NEH बाई 4 पाई m, E का वैल्यू नोन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, H का वैल्यू आप जानते हैं 6.6 10 टू द पावर -34, 4 पाई m, m किसके लिए है? m किसके लिए है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो m, कैपिटल M डायपोल मोमेंट। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप शायद गौर किए या नहीं किए, हम इसमें एक बार लिख दें उसके बाद फिर हम आपको दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। n क्या है तो 1 है, 2 है, 3 है, लाइक दैट। n क्या है तो ऑर्बिट नंबर है, n क्या है तो ऑर्बिट नंबर है। चलो ठीक है, ऑर्बिट नंबर। अब आखिर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो ये एक ऐसा क्वांटिटी आप निकाल के रखे हैं जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है केवल ऑर्बिट नंबर पे। मतलब चाहे आप लिथियम +2 में थर्ड ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट निकालें या आप हीलियम प्लस में थर्ड ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट निकालें या आप हाइड्रोजन के अंदर थर्ड ऑर्बिट में निकाले, अगर वो थर्ड ऑर्बिट है तो सब केस में आंसर सेम होगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ गए सर। Z पे डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये केवल n पे डिपेंड करता है, ये केवल n पे डिपेंड करता है। जो आपका m आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल विद n, दैट इज प्रोपोर्शनल विद z पे पावर 0। अच्छा, z पे पावर 0 आपको क्या सिग्निफाई करता है? बोलो, z पे पावर 0 देने से आपको क्या समझ में आता? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। z पे पावर 0 आपको ये बताता है कि ये z पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी टर्म पे पावर 0 मतलब ये 1 है।
तो ये एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट होता है, ये केवल ऑर्बिट नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात याद रहेगी आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर। ठीक, हाँ सर। अब सुनो, हम लोग खास तौर पे बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। आप फर्स्ट ऑर्बिट का चलिए डिस्कशन कर लीजिए। जब आप फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे तो n के जगह 1 पुट कर देंगे। जैसे ही आप n की जगह 1 पुट कर देंगे, ये बचेगा EH/4πm, ये बचेगा EH/4πm। इज दिस क्लियर? अब देखो उसमें हर चीज ही कांस्टेंट है, E का वैल्यू, H का वैल्यू, M का वैल्यू सब जानते हो तुम लोग। जब तुम ये सब कुछ यहाँ पे पुट करोगे, देन इट कम्स टू बी 9.27 into 10 to the power -24 and the unit is ampere meter square। 9.27 into 10 to the power -24 unit is ampere meter square। इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की तरह यूज किया जाता है। नाम है उसका बोर मैग्नेटॉन। नाम सुने हो? BM, बोर मैग्नेटॉन। हाँ सर। Yes. तो याद रखना कि जब आप बोलते हैं 1 बोर मैग्नेटॉन, तो एक्चुअली आप है ना इतने को बता रहे होते हैं। 1 Bohr magneton stands for 9.27 into 10 to the power -24 ampere meter square। 9.27 into 10 to the power -24 ampere meter square। This is 1 Bohr magneton। Is this clear? हाँ सर। ठीक, तो ये सारा का सारा टर्म देख लीजिए। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। पीछे बेफिल्ड था, इक्वेशंस था, सब कुछ आपके पास एक एक करके है। दोनों को एक बार देख लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। करंट के लिए यहाँ जैसा डाटा उस हिसाब से आप इक्वेशंस यूज कीजिए। करंट का जो डाटा रहेगा, करंट अगर निकल गया तो बीफील्ड आ गया, बीफील्ड आ गया, ये रहा तुम्हारे पास बीफील्ड का इक्वेशन। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका इक्वेशन आपके पास है। अब हम एक दो चीज आपको रोकते, थोड़ा देखिएगा और समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए करंट के अंदर इस इक्वेशन को अगर आप पकड़ते हैं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है? थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ सर। ये क्या पूछ लिए सर? सर हाँ बोलो ना। सर वो तो फिर फॉर्मूला तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल काम करेगा। आप जो यहाँ MBR लगाए हैं, आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही पढ़ पाएंगे। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, समझ गए क्या बोलना चाहते हैं? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। आपको याद है रेडियस प्रोपोर्शनल टू n²/z। यस सर। क्या आपको याद है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n? z/n। अब ये दोनों ध्यान रखना। अभी देखो तुम थर्ड जो पढ़ा, देखा था करंट प्रोपोर्शनल टू v/z² आया था। अभी लिखे थे ना करंट v/r। यस सर। तो जब आप यहाँ पे v के जगह पे z/n लिखेंगे और r के जगह पे n²/z लिखेंगे, तो बताओ ये करंट किस पे डिपेंड करा? क्या ये करंट z²/n³ के ऊपर डिपेंड किया? हाँ सर। ठीक। फोर्थ टर्म, अगर आप बीफील्ड देख रहे हैं तो बीफील्ड डिपेंड किया था, किस पे डिपेंड किया था? बीफील्ड किस पे डिपेंड किया था? v/r²। ओके, राइट हैंड साइड v/r²। इज दिस क्लियर? हाँ। तो v/r², v के जगह पे z/n है और r² के जगह पे n²/z का स्क्वायर होगा। अच्छा, इसको अच्छे से सॉल्व करा तो z³ n पे पावर 5 आया। हाँ सर। तो देखो जरा हम लोगों का बी फील्ड इज प्रोपोर्शनल विथ z³ n पे पावर 5। ये बी फील्ड का प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है। लेकिन जो m था हम लोगों का
उस m को देखने वाली बात थी कि वो केवल और केवल n पे डिपेंड किया, वो z पे डिपेंड नहीं किया। बाकी सारा क्वांटिटी n के साथ साथ z के ऊपर भी डिपेंड करता है। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये टर्म्स था ऐसे, इस हिसाब से इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे एकदम है ना, भली बात है, अच्छे से है ना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग फिगर पे ले चलते हैं तुमको। हम लोग अभी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाले वो था NEH बाई 4 पाई m। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सर। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा था तो उसके रिलेटेड उसका एक एंगुलर मोमेंटम भी था। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना था? उसका एंगुलर मोमेंटम कितना था? क्या वो NH बाई 2 पाई था? हाँ सर। एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम को L से दिखा रहे हैं, लिखते हैं NH बाई 2 पाई। यस सर। NH बाई 2 पाई, चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब तुम क्या करो, एंगुलर मोमेंटम में या मैग्नेटिक मोमेंट में m L से डिवाइड करो, m में L से डिवाइड करो। देख लो यहाँ एक बार, फिर अगला स्लाइड बदलेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड। सो m में जब हम लोग L से डिवाइड करेंगे तो m का वैल्यू कितना है? तो NEH बाई 4 पाई m। और L का वैल्यू कितना है? तो L है NH बाई 2 पाई। देखो तो क्या ये कुल मिला के E बाई 2m बचेगा? हाँ सर। सबको ध्यान लगाइए, E बाई 2m है। यस सर। ठीक है, हम इसको है ना, हम इसको नेचर के सबसे फंडामेंटल टर्म से दिखा रहे हैं। नेचर का सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटा करंट कैरिंग लूप कौन बन सकता है? यही बन सकता है। जो टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? नेचर का सबसे छोटा मैग्नेटिक डायपोल का आप पढ़ाई कर रहे हैं। इससे छोटा मैग्नेटिक डायपोल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एटम में घूम रहा है भाई, वो सबसे छोटा है और वो क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डायपोल। इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है। उसमें आप गौर करो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो चार्ज बाई ट्वाइस ऑफ मास है, चार्ज बाई ट्वाइस ऑफ मास है। तो ये नेचर का कोई भी चार्ज बॉडी इसको फॉलो अप करेगा और हमेशा करेगा। नेचर में कोई भी चार्ज बॉडी को अगर आप घुमा दीजिएगा तो दो चीज होगा, एक उसके चार्ज के मोशन में आने की वजह से, चार्ज के मोशन में आने की वजह से करंट होगा, और करंट की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, m होगा, और उसका खुद का मोशन होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा सिस्टम आपके सामने मिले जिसमें चार्ज बॉडी है ना घूम रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आएगा वो हमेशा चार्ज बाई ट्वाइस ऑफ मास के बराबर होगा। फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी चार्ज बॉडी, फॉर एनी चार्ज बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाँ जी, तो देखो तुम्हारे पास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ ठीक, चलो। Yes. फॉर एनी चार्ज बॉडी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा ध्यान रखना उस बॉडी का चार्ज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास इसके बराबर होता है।
आप जब HCV बुक बनाइएगा ना तो लास्ट में जब आप जाइएगा इस चैप्टर के लास्ट में तो 3-4 बेहतरीन न्यूमेरिकल है एकदम सब्जेक्टिव टाइप, जिसको अगर आप स्ट्रिक्ट से नहीं बनाइएगा तो वो बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उसमें कैलकुलस इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट से बनाइएगा तो 2 लाइन 4 लाइन में आएगा। हम आपको 1-2 एग्जाम्पल अच्छा जो है वो हम आपके सामने आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा, सब कुछ ध्यान से समझिए। अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो वो Q/2m के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक रॉड है, हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। एक बार हम लोग कैलकुलस से करेंगे और फिर एक बार जो अभी आपको सिखाया गया छोटा सा ट्रिक उससे करेंगे। ये रॉड जो है वो अपने सेंट्रल लाइन से जो पार होने वाला एक्सिस है उसके अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है। टोटल चार्ज Q कंटेन किया है, इसका टोटल लेंथ L है और इसका मास M है। तो देखिए अगर ये सेंटर के मतलब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में चारों तरफ अगर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कैन वी इमेजिन, क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वहां चार्ज भी सर्कल में घूम रहा है? Yes. अगर ये चार्ज सर्कल में घूम रहा है, अगर ये चार्ज सर्कल में घूम रहा है तो क्रॉसपॉन्डिंग करंट है मैग्नेटिक मोमेंट। आपसे कोई बोल दिया फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो जो ट्रेडिशनल वे है अगर आप उससे बनाना चाहते हैं तो बताओ कोई मेथड, कोई सोचो। ये ट्रिक यूज नहीं करना है, कोई दूसरा मेथड हमको बताओ जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास कोई है मेथड? सोच के बताइए, सोचिए कैसे बनेगा। करंट पहले कैलकुलेट कर लेंगे सर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है कैसे करेंगे? देखो यहाँ का प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ जो पूरा का पूरा चार्ज है ना वो अलग अलग सर्कल में घूम रहा है। तुम इमेजिन कर पा रहे होगे, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ये और बड़ा, सबका ओमेगा सेम है लेकिन सबका रेडियस सेम नहीं। क्या बोले, समझे? चलिए, तो इस केस में काम पड़ता है कैलकुलस। सुनिएगा ध्यान से, यहां से x डिस्टेंस अवे आप एक एलिमेंट्री पोर्शन कट किए जिसका लेंथ है dx और इसका एक चार्ज है dq। अगर आप उस dq चार्ज को लिखते हैं तो चार्ज बाय लेंथ इंटू dx होगा। ये जो dx वाला चार्ज है ओमेगा के साथ घूम रहा है तो ये सर्कल में घूम रहा है। इस सर्कल में घूमने की वजह से जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग करंट होगा, उस करंट को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dq बाई स्मॉल करंट, dq बाई t के जगह पे यहाँ पे हो गया q बाई l इंटू dx और नीचे t के जगह पे हम लोगों का हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। सही है, तो हमारे पास आ गया ये q बाई l, ऊपर ओमेगा, नीचे 2 पाई और साथ में ये dx। ये आ गया आपके पास करंट, स्मॉल करंट आ गया। अब इस स्मॉल करंट की वजह से जो वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, उस स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को देखो dm लिख सकते हैं स्मॉल करंट इनटू एरिया। एरिया कौन, तो पाई एक्स स्क्वायर में घूम रहा है ना, वो किस में घूम रहा है? पाई एक्स स्क्वायर में घूम रहा है, बोलो। Yes. तो ऐसे केस में तुम्हारे पास ये dm का वैल्यू हो गया q बाई l ओमेगा बाई 2 पाई एंड dx और साथ में है पाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास है dm इज इक्वल्स टू, देखते चलो भाई, ये पाई से पाई कटा, q ओमेगा बाई 2l, q ओमेगा बाई 2l और आगे है एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आपको टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए तो आप इसी dm को इंटीग्रेट कर रहे हैं, q ओमेगा बाई 2l एक्स स्क्वायर dx
तो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज q ओमेगा बाई 12, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर dx। चलो भाई लिमिट बताओ फटाफट, लिमिट बताना आपको, बोलो। L by कितना? सर L by 2 बोलो बोलो बोलो, पूरा बोलो। क्या हो गया? सर 0 से L तक। नहीं, यहाँ से वहां नहीं जा रहे। माइनस तो L by 2 से लेके L by 2 हाँ वेरी गुड, माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2 तक। आपको इसके इधर और उसके उधर सोचना है ना। देखो जैसे हम बीच में खड़े हैं तो इधर वाला माइनस एल बाई 2 है, इधर वाला प्लस एल बाई 2 है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो 0 से लेके एल तक। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ये तो माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2 तक। तो आपके इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया q ओमेगा बाई 12, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखते हैं एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2 तक। अब आप लोग यहाँ लिमिट पुट कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इज दिस क्लियर? Yes. तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला मेथड था जिसमें आप चल रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन में आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रिकी अप्रोच से चले, जो आपको बताया गया उससे अगर आप काम करेंगे तो देखिए, हम लोग ये पढ़े कि मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज q बाई 2m। आपको चाहिए m, तो q बाई 2m को मल्टीप्लाई कर दो एंगुलर मोमेंटम से। क्या लिख सकते हैं? q बाई 2m मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। बोलो सही है? Yes, sir. आई यहाँ किसको स्टैंड करता है, करंट को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? The moment of inertia. हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बताओ जरा कि जब कोई रॉड सेंटर के अबाउट में घूमता है अबाउट दिस एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? बोलिए बोलिए बोलिए। लीजिए बोलिए, नहीं बोलिएगा तो ये ट्रिक आपके लिए नहीं है। अगर आपको इनर्शिया याद नहीं है तो ये ट्रिक आपके लिए नहीं है। बिना इनर्शिया के कैसे पढ़ लोगे यार? ml स्क्वायर बाई 12 साथ में ओमेगा, ये mm कट जाएगा। आंसर हो गया q ओमेगा l स्क्वायर बाई 24। दिस इज योर आंसर। बस इतना ही, ठीक है। q ओमेगा l स्क्वायर बाई 24, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया? हाँ सर, इसका तो बहुत जल्दी बनी है सर। दूसरा देखो, अगला क्वेश्चन देखो और समझो। ये तुम्हारे पास कोई एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क पे मान लीजिए चार्ज ऐसे है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत ध्यान से समझिए इस सब चीज को। टोटल चार्ज q है, इसका रेडियस r है, और ये इस एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है। अब बोल दिया भाई आप निकालिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलो बताओ कैसे बनाओगे? सर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सर एक स्ट्रिप काटना पड़ेगा सर, सर्कुलर रिंग काटना पड़ेगा, और उसके अलॉन्ग में सर इंटीग्रेशन करने के बाद, कैलकुलस यूज करने के बाद सर करंट निकालेंगे सर, DI करंट, और उसके बाद सर फिर ये निकालेंगे सर मोमेंट। देखो ऑलमोस्ट है ना, सही बताया मेथड। आपको क्या करना होगा, ठीक है, हम इसका रेडियस कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है, ताकि एलिमेंट्री पार्ट के रेडियस को स्मॉल आर लिख दें। आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल आर रेडियस का एक एलिमेंट्री रिंग कट करना पड़ेगा। देखिए मेथड बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग इसको अपने से प्रोसेस कर लीजिएगा, या चलो करिए। ऐसा है, ये है मेरे पास एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग है ये, जिसका रेडियस आर है, थिकनेस dr है।
तो सबसे पहले वहां पे आपको चार्ज लिखना पड़ेगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड विद दैट स्मॉल एलिमेंट्री एरिया 2 पाई r into dr 2 पाई r into dr। अब फिर से वही बात है कि फिर से आप यहां से एक स्मॉल करंट लिखो dq बाई टी, dq बाई टी के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, करेक्ट ना। फिर इस dq के जगह पे dm लिखो, dm लाओ, dm हो गया हम लोगों का di, एरिया के जगह पे लिख दें पाई r स्क्वायर, सही है। और फिर आप टोटल m के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन है वो आपका काम है। कोई दिक्कत यहाँ तक मेथड समझने में? नो सर। ठीक। अब अगर आप इसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे ना, ये देख लीजिए ना, अगर आप इसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो इतने ही जगह में बनेगा ये। अभी तो बड़ा सा चीज कैलकुलस उसका बाकी। जब आप लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, आप लिखेंगे q बाई 2m, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू q बाई 2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। तो q बाई 2m लिख दिया। फिर से बोलो, एंगुलर मोमेंटम में आएगा i ओमेगा, ओके, एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा। कोई बताओ डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट में इनर्शिया? mr square by 2। mr स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड, mr स्क्वायर बाई 2 और साथ में ओमेगा। बस mm कैंसिल करो, सॉल्व कर दो, आंसर इतने में बने। तो समझ गए ना, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन तभी काम आएगा जब आपको इनर्शिया याद रहेगा। तो इधर भी कौन मार बोले कि इजी है, तभी काम कर पाओगे जब तुमको इंटीग्रेशन आएगा। बोलो सही है? तो अच्छा है कि इनर्शिया याद कर लें, रोटेशन वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज था तुम्हारा यहां तक डिस्कशन में। कहीं कोई डाउट किसी को? नो। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, डिस्कशन का सारा पोर्शन हो गया। हम लोग ऑलमोस्ट है ना ये सेक्शन खत्म कर चुके हैं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है। कुछ है बोलना है तो बोल लो कि सर ये वाला टॉपिक। चलो ठीक है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करने में आपकी मदद करता है। अब देखिए, जैसे हमको इस मार्कर को एक्सेलरेट करना है, बहुत बड़ा बात नहीं, हम इसे पकड़ेंगे, फेंक देंगे, हाँ इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हमको किसी जगह पे अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो उसको तो हम ऐसे पकड़ के फेंक नहीं ना सकते, बात समझे। तो आखिर हम उसको एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे देंगे, आखिर उसको हम एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी दे कैसे सकते? तो भाई यहाँ काम आता है आपको साइक्लोट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइस की तरह काम हो रहा है तो आपको थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। सो थोड़ा लिखिए जैसे हम बोल रहे हैं, लिखिए साइक्लोट्रॉन, लिखिए जैसे हम बोल रहे हैं उसका लिखना। दिस डिवाइस इज यूज्ड, दिस डिवाइस इज यूज्ड, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir। दिस डिवाइस इज यूज्ड, सर वीडियो पॉज नहीं हुआ, हम एक जगह खड़े हो गए, ठीक है। This device is used to accelerate any charge particle, to accelerate any charge particle up to required velocity or kinetic energy, up to required velocity or kinetic energy। हो गया? यस। ठीक, Yes sir। आगे लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डैश जगह लिखना। वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस, working of this device is best
Working of this device is based on the fact that is based So on it the is based on the fact that when electric field and magnetic field both are present in perpendicular direction, then in a moving charge particle will experience electric force as well as magnetic force. First off, electric field is used to accelerate charged particle. And magnetic field is used to circulate that charged particle. बोलो, समझ में आया? नहीं सर, फिगर देखिए, सब समझ जाइएगा। कंस्ट्रक्शन, आप लोग मेटालिक डिस्क देखें, मेटल का डिस्क। अच्छा, आप लोग अपना सर्कुलर शेप का टिफिन बॉक्स देखे हैं? यस सर। टिफिन बॉक्स थोड़ा मोटा होता है, उसको थोड़ा पतला कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, बीच से काट दो, तो डी शेप का दो मेटल का चेंबर मिल जाएगा। जो डी शेप का होगा, अंदर से खाली होगा, मेटल का होगा। यस सर। हाँ यस सर। बस हम जो बनाएंगे ना, उसको वैसे ही समझना कि यहाँ दो डी शेप का चेंबर है, उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक डीज। जरा गौर करना, देखना। ये हमारे पास मेटल का दो है ना, डी शेप का चेंबर है। थोड़ा हमको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। इन दोनों मेटालिक चेंबर, ये इस तरह से, इसको आप रख दिए हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड आप रख दिए हैं। ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी तरफ है। ये मेटालिक डीज के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा फिगर? मेटालिक डीज के परपेंडिकुलर। यस सर। हाँ, इन दोनों मेटालिक डीज को आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब होता है कि वो दोनों डीज के बीच गैप है ना, यहाँ गैप है, तो इसको कभी प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा। जब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट होगा। फिर ऑसिलेटर है मतलब वो अपना पोलैरिटी बदलते रहेगा। थोड़ी देर के बाद ये प्लस ये माइनस होगा, तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक सर्टेन टाइम पीरियड पे बदलेगा, वो टाइम पीरियड भी हम आपको बता देंगे। तो ये है आपके पास
हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये आपके पास है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये है मेटालिक डीज, मेटालिक डीज, हम लोग इसको मान लो D1 कह दिए, हम लोग इसको मान लो D2 कह दिए, मेटालिक डीज D1 एंड D2। ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सिंपल सिस्टम है, कहीं कोई दिक्कत समझने में? नो ठीक, अब देखिए आता है बात इसके वर्किंग का। कंस्ट्रक्शन लिखना है क्या कि लिख लोगे खुद से? फिगर तो बना चुके, कंस्ट्रक्शन लिख लोगे या लिखा दें? आपकी खामोशी हमको आंसर दे चुकी। ना ना छोड़ दो, इतना देर खामोश रहना मतलब बहुत कुछ है बोलना। चलो लिखो, से बता दीजिए। लिख लो यार, लिख लो, लिख लो, कंस्ट्रक्शन में लिखो। इट कंसिस्ट, स्टार्ट हो जल्दी जल्दी। इट कंसिस्ट टू मेटालिक डीज, टू मेटालिक डीज D1 and D2, capital D1 and capital D2. It consists two metallic Ds, D1 and D2. Comma, placed with straight edges parallel to each other. Straight edges parallel to each other in same plane. Straight edges parallel to each other in same plane. And both are connected across high frequency oscillator. Both are connected across high frequency oscillator. Full stop. This whole system is placed in a strong magnetic field B. This whole system is placed in a strong magnetic field B perpendicular to the plane of Ds. Perpendicular to the plane of Ds as shown in figure. हो गया सभी का? यस सर। ठीक, चलिए आइए अब वर्किंग देखें, यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए समझिएगा सब कोई ध्यान से। मान लीजिए आप यहाँ पे किसी एक चार्ज पार्टिकल को इनिशियली छोड़े हैं, रेस्ट में है। जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो क्या उस पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा सकता है? नो सर। नो सर। नहीं। अब देखिए हम जो लिखेंगे हमको बार बार उसका साइन बदलते रहना पड़ेगा, इसलिए हम काम यहां दिखाएंगे आपको डीज के बीच। यहाँ पे एक चार्ज रखा है। अभी मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो सेट किया गया वो ऐसे कर रहा है कि लेफ्ट वाले डीज को प्लस और राइट वाले को माइनस कर दिया। तो लेफ्ट वाला अगर प्लस और राइट वाला माइनस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट होगा। हाँ सर। यस सर। तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किसी वेलोसिटी के साथ क्या बोलो D1 में इंटर करेगा। यस। ठीक, अब जैसे ही वो D1 के अंदर चला गया, सब कोई सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही वो D1 के अंदर चला गया तो कंडक्टर के अंदर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ। यस सर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, तो जरा अपना हाथ यूज करो और बताओ इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर या नीचे? बताओ।
मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर लग रहा है? नीचे ऊपर, नीचे लग रहा है। नीचे की तरफ। नीचे लग रहा है तो ये सेमी सर्कल रोटेट करके वापस आएगा, ठीक है। Yes. जब ये सेमी सर्कल रोटेट करेगा, टाइम गैप कितने देर में वो वापस आएगा? तो उसको वापस आने का टाइम है t/2, और आपको याद होगा ये टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। 2πm/bq, और इसमें आप डिवाइड कर दो 2 से, मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप इसका आधा टाइम पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर सेट कर दीजिए, तुरंत ये पोलैरिटी बदल लेगा, तुरंत ये पोलैरिटी बदलेगा, और उसी समय एग्जैक्ट पोलैरिटी बदल के ऐसे प्लस माइनस बना देगा कि जैसे ही चार्ज उधर से घूम के वापस आया, उसको इसी डायरेक्शन में फोर्स फिर से फिल करना होगा और उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes. यस सर। तो एक बड़े वेलोसिटी से वो इसके अंदर इंटर करेगा थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको और एक्सेलरेट कर दिया तो उसका वेलोसिटी और बढ़ गया, और अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो तुमको पता है रेडियस भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। तो जैसे ही रेडियस बढ़ा, अब एक थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएगा और फिर वापस आएगा। बोलो सही है? Yes sir. सर थोड़ा टाइम गैप बताइए ना, t/2 मतलब कैसे होगा? अरे देखो, पूरा सर्कल के लिए होता है कितना? t, तो ये तो सेमी Yes. सर्कल बना है ना, वो सेमी सर्कल का तो आधा सर्कल। ठीक है। अब देखो फिर, अच्छा सर्कल छोटा था सर्कल बड़ा था, टाइम को इससे मतलब है? नहीं सर। नहीं। तो उसी टाइम पे फिर से ऐसा होगा कि जैसे ही ये लौट के आएगा ना, फिर ये अपना पोलैरिटी बदल लेगा, ऑसिलेटर पोलैरिटी बदला, फिर ये प्लस ये माइनस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। बोलो सही है? फिर Yes. इसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा और वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। अब बाहर मत भेज देना, ये हम ज्यादा एक्साइटेड होके बना दिए। थोड़ा अंदर रखना भी, ठीक है। वेलोसिटी और बढ़ गया तो सर्कल का रेडियस और बढ़ेगा, फिर से वही कहानी इधर होगा, फिर सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, ये कहानी चलने दो, तब तक चलने दो जब तक कि तुम्हारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी वो चार्ज पार्टिकल गेन ना कर ले। इज दिस क्लियर? उसके बाद इस साइक्लोट्रॉन में रहता है एक इजेक्टिंग विंडो, इसका नाम ही है इजेक्टिंग विंडो, यहीं से बाहर आता है इजेक्टिंग विंडो। ये जाएगा ऐसे, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर ये घूमेगा, यहां तक पहुंचेगा, समझ आ रहा फिगर, और वहां से टेंजेंशियली बाहर आ जाएगा। जिस टारगेट पे हिट कराना है करा दो। बोलो जी बोलो, समझ में आ रहा है? Yes sir. यही है साइक्लोट्रॉन और ये है इसका वर्किंग। तो इसको नोट करने का आप जगह छोड़ दीजिए, वो नोट्स भेजेंगे आप कर लीजिएगा, थोड़ा वर्किंग लिख लीजिए, खत्म करें इसको। वर्किंग, ये किसी को डाउट समझने में? No sir. ठीक, वर्किंग लिखो। When any charge particle Q, when any charge particle Q is released, when any charge particle Q is released between straight edges of two Ds, between straight edges of two Ds, comma, due to electric field it gains some speed, due to electric field it gains some speed, it gains some speed and enters inside D1, enters inside D1। हाँ बोलो ना सर। स्ट्रेट एजेस और 2Ds के बाद क्या बोले सर? and enters inside D1, enters inside D1, comma, where magnetic field, where magnetic field
will circulate that charged particle, and after describing semicircle, charged particle again return between straight edges of 2Ds. First stop. Frequency of oscillator is set. In such a way, so that electric field will always lies in direction of velocity. Of charged particle, whenever it return between straight edges. Of 2Ds. So each time charged particle will speed up. By electric field, and circulated by magnetic field. First stop. This process continues again and again. And after some time, charged particle gains required velocity or kinetic energy. Comma, ejected from ejecting window, to hit target. हो गया आप लोग का? यस सर। छोटा सा कैलकुलेशन पोर्शन है, वो भी आपके सामने रखे, इसको जरा गौर करना। जो रेडियस ये डिस्क्राइब कर रहा है, दैट कैन बी रिटन एज mv by dq, यू नो दैट। दूसरा आता है टाइम पीरियड। तो वही होगा 2 pi m by bq। अब कोई बोलेगा कि सर आधा बोलिए। अच्छा, सेमी सर्कुलर